हेलो एंड वेलकम टू ई क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 का एनसीईआरटी का इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। पर इस चैप्टर को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है और जिसका ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा को समझेंगे, क्या होता है संविधान। दूसरा चीज, इसके महत्व और ज़रूरत, आवश्यकता को समझेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। और आगे हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, भारत के संविधान के बारे में जानेंगे, फिर भारत के संविधान के कुछ विशेषताओं पर भी ध्यान देंगे। चलिए, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी कुछ नया शब्द सुनते हैं हम लोग, तो हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि ये है क्या। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनते समय हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इसको समझते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो एक सिंपल डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ नेशन इज टू बी गवर्नड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन नियमों व कानूनों का संग्रह जिस पुस्तक में किया जाता है, जिसके द्वारा देश चलाया जाना है, उसको हम लोग संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन किसी देश में फॉलो किया जाना है, वो जिस पुस्तक में लिखा गया है, उसी पुस्तक को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो किताब, वो पुस्तक जिसमें देश में पालन किए जाने वाले और लागू किए जाने वाले सभी कानूनों और नियमों का संग्रह किया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक वैसे ही भारत के संविधान में भी भारत देश में जितने भी नियमों कानूनों को लागू किया गया, पालन किया जाता है, उसका संग्रह जिस पुस्तक को में किया गया है, उसको भारतीय संविधान कहते हैं, ठीक है। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब यदि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ और बातों को भी जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि संविधान की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इस पर पहले विचार करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। तो इसी बात से हम लोग ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो नियमों और कानूनों का संग्रह, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, ठीक है। अब रूल बुक से हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया है, तो अगर हम ये समझ लेते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या ज़रूरत है, तो हम ये भी जान जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ज़रूरत है। तो इस बात को समझिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करता है। सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्डर मेंटेन करता है, पर कैसे? एक स्कूल के माध्यम से समझते हैं। जैसे स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ना, और आपकी डायरी में, स्कूल डायरी में रूल्स एंड रेगुलेशन को पॉइंट बाय पॉइंट लिखा जाता है। अब इस रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखने का क्या महत्व है? अगर रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल्स में नहीं होता, इन केस, तब मान लीजिए कोई प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं होता, आने जाने का टाइमिंग फिक्स नहीं होता, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किया जाना है स्कूल में ये फिक्स नहीं होता, तो कोई भी कभी भी आ रहा होता स्कूल में, ठीक है, जो कि एक स्कूल का जो है डिग्निटी को हार्म करता, ठीक है। स्कूल का जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, वो बहुत डाउन हो जाता। तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कर रहे हैं? एक स्कूल का ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। सिर्फ स्कूल का ही नहीं, हर जगह। जैसे किसी गेम का बात किया जाए, जैसे गेम्स में भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो,
सबसे सीधा एग्जाम्पल क्रिकेट को लेते हैं, जो कि भारत में खेले जाने वाले सबसे प्रमुख खेलों में से एक है। तो एक एग्जाम्पल से समझिए कि क्रिकेट में मान लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, ठीक है। अगर क्रिकेट खेलते समय कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता तो क्या होता? मान लीजिए बैट्समैन जो है बॉल को टच किया और उसको उठा के ले जाके बाउंड्री के बाहर रख दिया, तो वो तो ये कहेगा कि भाई 6 हो गया, जबकि ऐसा तो है नहीं कुछ। तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन रखा जाता है ताकि प्लेयर्स के बीच में कोई मतभेद ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। दूसरा चीज़, एक गेम में एक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके कि हाँ भैया इसका ये मतलब है, इस सिचुएशन का मतलब है कि हाँ भैया विकेट गिर गया, विकेट्स पे बॉल लगने का मतलब है 1 विकेट डाउन, ये प्लेयर आउट हो गया है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का होना ज़रूरी है, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा जाता है। अब पॉइंट वाइज ये समझेंगे कि एक देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो इट लेज डाउन आइडियल्स अकॉर्डिंग टू विच अ नेशन इज टू बी गवर्न्ड। जैसे हम देखें ना, क्रिकेट का खेल कैसे खेला जाना है ये रूल्स एंड रेगुलेशन से पता चलता है। स्कूल में क्या चीज़ कैसे होगा ये रूल्स एंड रेगुलेशन से पता चलता है। वैसे ही देश कैसे चलेगा, देश में क्या चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड सारा प्रावधान रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड सारा रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, और ये चीज़ हमको कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आवश्यकता है, ठीक है। इट लेज डाउन आइडियल्स अकॉर्डिंग टू विच अ नेशन इज टू बी गवर्न्ड, ठीक है। और दूसरा जरूरत पे ध्यान दे, यदि सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो क्या कहता है कि डिफाइंस पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल सिस्टम को समझना जरूरी है, तभी इसका मतलब समझ में आएगा डिफाइंस पॉलिटिकल सिस्टम क्या कह रहा है। तो पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक मीनिंग है शासन तंत्र। क्या मतलब है इसका? शासन तंत्र, ठीक है। या बेसिकली ये कहा जाए कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार की सरकार है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में यदि देखें तो आप लोग पिछले 2 क्लासेस से, पिछले 2 स्टैंडर्ड से, 6th और 7th से आप लोग डेमोक्रेसी सुनते आ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी भी एक प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा और भी एक प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसके बारे में भी समझते हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम को ध्यान से समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑटोक्रेसी और एक डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, और ऑटोक्रेसी का मतलब है एकतंत्र, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को पिछले 2 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे होंगे, और जूनियर क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि डेमोक्रेसी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डेमोस एंड क्राटोस, वेयर डेमोस मीन्स पीपल एंड क्राटोस मीन्स द पावर और द गवर्नमेंट। मतलब जहां पे सरकार को चुनने का, इलेक्ट करने का पावर किसके पास है? जनता के पास है। लोक मतलब जनता, और तंत्र मतलब शासन, पावर, गवर्नमेंट, ठीक है। तो पावर किनके पास होगा या पावर किनको देना है, इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार किनके पास है? जनता के पास है। इस प्रकार के शासन तंत्र को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। और वहीं इसके ठीक उलट, जहां पे सब कुछ, सारा सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है या एक ही संस्था के हाथ में होता है, उसको हम लोग ऑटोक्रेसी बोलते हैं। अब डेमोक्रेसी को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। डेमोक्रेसी में इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे सभी मतदाता एक कतार में खड़े हैं। जैसे भारत में क्या होता है? भारत में चुनाव होता है, वोट दिया जाता है। इसका मतलब भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। हालांकि भारत में डेमोक्रेसी आने का एक बहुत पुराना कहानी है। भारत हमेशा से डेमोक्रेसी नहीं था। भारत में भी एक समय पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ऑटोक्रेसी चलता था, ठीक है। और वो ऑटोक्रेसी जो है मोनार्क के माध्यम से चल रहा था। मोनार्क मतलब राजा या रानी का शासन। अब यहाँ पे भी देख लीजिए तो ऑटोक्रेसी भी 2 टाइप का होता है, एक डिक्टेटरशिप और एक मोनार्क।
मोनार्क मतलब राजा या रानी का शासन, ठीक है, और डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, जिसका एक उदाहरण है एडोल्फ हिटलर, जिसके बारे में आपको क्लास 9 के नाजिज्म चैप्टर में पढ़ना है। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर एक चैप्टर है आपकी हिस्ट्री बुक में, क्लास 9 के एनसीईआरटी में, जिसमें हम लोग हिटलर के बारे में डिटेल से जानेंगे। अब भारत का यदि बात किया जाए तो भारत में एक समय पर मोनार्की था, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश का शासन आया, जिसको कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट बोला जाता है, और तब जाके कभी डेमोक्रेसी का शासन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भारत में फॉर्म हुआ, ठीक है। और वहीं अगर मोनार्की समझे तो मोनार्की का मतलब है राजा या रानी का शासन। जैसे अभी बात कर रहे थे भारत में, तो भारत में बहुत सारे मोनार्क हुए हैं, बड़े बड़े शासक हुए हैं, जैसे सम्राट अशोक हो गए, मौर्यन एम्पायर हो गए। मोनार्क जो है नेपाल में कुछ समय पहले तक ही मोनार्क था, अभी रिसेंट में ही मोनार्क से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया है नेपाल में। यही लगभग 2006 का घटना है कि वहाँ पे नेपाल की जनता ने प्रोटेस्ट किया कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, और वहाँ पे डेमोक्रेसी का स्थापना किया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखें तो डिफाइंस पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हम लोग क्या समझे, डिफाइंस पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, ठीक है। अब जिस पॉलिटिकल सिस्टम को भी देश अडॉप्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, उसका पावर कितना होगा, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे देश में या किसी भी देश में, तो संविधान क्या बताता है कि उसका पावर कितना होगा, और वो कौन कौन से मुद्दों पर निर्णय ले सकता है, सरकार किन किन मुद्दों पर डिसीजन ले सकती है, सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये सब सुनिश्चित कौन करता है, संविधान करता है। अब यहाँ पे डिफाइंस का एक और मतलब है, डिफाइंस पावर ऑफ द गवर्नमेंट का एक और मतलब ये है कि लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये लिमिट करने का क्या आवश्यकता है, इससे रिलेटेड जो है एक प्रश्न भी आपके एनसीईआरटी में है। डिफाइंस का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, डिफाइंस का मतलब है लिमिट। अगर सरकार के पास जितना सत्ता है, जितना शासन करने का क्षमता है, उस पर कोई अंकुश नहीं होगा, उसका कोई डेफिनेशन नहीं होगा, तो सरकार तो अपना मनमानी भी कर सकती है। तो इसलिए हमें सरकार की सत्ता पर लिमिट्स लगाना बहुत अनिवार्य है। ये है डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब। चलिए अगला पॉइंट को समझें तो इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है जनता को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने का भी काम करती है, ठीक है। संविधान क्या करती है, जनता को मौलिक अधिकार भी प्रदान करती है, ठीक है। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड एक अलग सेगमेंट बनेगा, सेकंड पार्ट में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोगों को। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और एक बार सभी बिंदुओं को एक बार फिर से देख लीजिए। पहला पॉइंट, इट लेज डाउन आइडियल्स अकॉर्डिंग टू विच नेशन इज टू बी गवर्न्ड। देश कैसे चलेगा ये बताना संविधान का काम है। डिफाइंस पॉलिटिकल सिस्टम, किस प्रकार का शासन तंत्र देश में लागू किया जाएगा, डेमोक्रेसी होगा, ऑटोक्रेसी होगा, मोनार्क होगा या डिक्टेटरशिप होगा, यह कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। डिफाइंस पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा उसकी सत्ता को परिभाषित किया जाना। और प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन, यानी कि जनता को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमें आवश्यकता है। दैट्स वाई वी नीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी पे एक प्रश्न दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की क्या आवश्यकता है। इससे पहले जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसको इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखा जा सकता है। तो अभी ये हमने डिस्कस कर चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें, स्वयं प्रयास करें इस प्रश्न के उत्तर को लिखने का, ठीक है। चलिए अब हम लोग भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमने संविधान पर डिस्कशन किया कि संविधान क्या होता है, संविधान की क्या आवश्यकता है, या एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की क्या आवश्यकता होती है। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें अहम भूमिका जो है इन व्यक्तित्व का है जिनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और इनको जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और ये है हमारा संविधान जो हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। 2 प्रतिरूप इसका रखा हुआ है, इससे ये मत समझ लीजिए कि भारत के पास 2 संविधान है। भारत के पास जो है वो एक ही संविधान है, पर 2 अलग अलग भाषाओं में लिखा जाने के कारण इनका 2 प्रतिरूप रखा गया है हीलियम चेंबर में प्रिजर्व करके। ठीक है, हीलियम चेंबर में क्यों प्रिजर्व किया गया है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा विरासत है और हमें अपने विरासत की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा जो है ड्यूटी है, कर्तव्य है एक प्रकार का। ठीक है, अब भारत के संविधान के बारे में कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं, कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, कुछ फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं कि इट वाज रिटन इन बोथ लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यदि हम ये बात कहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अकेले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या अकेले अम्बेडकर साहब जो हैं उनके अकेले के कंट्रीब्यूशन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था और 2 साल 11 महीने का समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर दी थी। 1946 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस, भारत का जो संविधान है ये बनने का जो प्रोसेस है वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। लेकिन इसको लागू किया गया भारत में 26 जनवरी 1950 के दिन। इसीलिए जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र यानी कि रिपब्लिकन कंट्री घोषित किया गया था संविधान के अंतर्गत, या संविधान के द्वारा भारत को, इसको एक बार फिर से समझिए, संविधान के द्वारा भारत को 26 जनवरी के दिन 1950 के दिन भारत को गणतंत्र राष्ट्र यानी रिपब्लिकन कंट्री घोषित किया गया था। और रिपब्लिकन कंट्री किसको बोलते हैं? जिस देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है उसको रिपब्लिकन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे के रूप में बनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक चित्र जो आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। अगर इस चित्र को ध्यान से देखते हैं तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे आपको और काफ़ी सारे लोग दिखेंगे जो लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा थे और संविधान के निर्माण में इनका जो है मुख्य भूमिका था इन लोगों का। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। चलिए, अब एक प्रश्न है आपके लिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन इन विच लैंग्वेज, मतलब भारत का संविधान जो है इनमें से किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कुछ समय पहले ही हम लोग एक चित्र देखे थे जिसमें हीलियम चेंबर में 2 संविधान का प्रतिरूप, 2 कॉपीज रखी गई थी, जिसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था कि 2 प्रतिरूप का मतलब ये नहीं है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन है भारत के पास। 2 प्रतिरूप का मतलब है कि 2 भाषाओं में लिखी गई हैं, एक हिंदी भाषा में और एक अंग्रेजी भाषा में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न ये कहता है कि इलेक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम्स। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है? शासन तंत्र, जिस पे ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है। तो पॉलिटिकल सिस्टम इनमें से कौन से शासन तंत्र का एक विशेषता है? चुनाव, यानी कि इलेक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम्स। पहला है डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, या नन ऑफ दिस।
तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी में हम लोग क्या करते हैं। डेमोक्रेसी में जनता के पास पावर होता है अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करके फॉर्म करने का, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एक बार आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके टिप्पणी करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, ठीक है। एक बार स्वयं प्रयास जरूर करें। चलिए इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट पीपल को एक्सप्लेन किया जा सकता है, इनमें से कौन से टर्म के अंतर्गत। तो रिपब्लिकन कंट्री का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, मतलब जिस देश में चुनकर गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है। सेक्युलरिज्म हम लोग आगे आने वाले सेगमेंट में समझेंगे सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है। ऐसे सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, जिसका इससे संबंध नहीं है। यहाँ पे आपका उत्तर होता है सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी का क्या मतलब है, सोवेरेनिटी का मतलब है इंडिपेंडेंस, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद लेने का इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग एक तरह से आप कह सकते हैं। और सोवेरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। सोवेरेनिटी का क्या मतलब होता है, संप्रभुता। चलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर हो गया, सोवेरेनिटी हो गया, संप्रभुता। आगे देखेंगे तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका उत्तर आपको पहले ही पता होगा, क्योंकि जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उनका चित्र भी हम देख चुके हैं। भारत के संविधान के बगल में उन्हीं का चित्र लगाया गया था और वो कोई और नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, BR अंबेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट काइंड ऑफ रोल सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्ले इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ रोल सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्ले इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब भारत के लोग या भारत की जनता का अपने उम्मीदवारों को चुनने में क्या योगदान होता है, ठीक है, क्या रोल होता है, इसको समझते हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नो रोल या सबमिसिव। नो रोल का तो बात ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में चुनाव होता है, ठीक है। अगर चुनाव नहीं होता या भारत के लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते तो नो रोल लिखा जा सकता था, लेकिन भारत के लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से कोई एक हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे बदले कोई और वोट देने जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। भारत की जनता जो है चुनाव में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट रोल आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। व्हाट काइंड ऑफ रोल सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्ले इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, तो डायरेक्ट रोल, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न जो है आपकी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया गया था जब हम लोग ये पॉइंट देख रहे थे, नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक पॉइंट हम लोग देख रहे थे, डिफाइंस पावर ऑफ द गवर्नमेंट, उसी पॉइंट से ये रिलेटेड है। उस समय हम लोग देख रहे थे कि इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट की सत्ता यानी कि सरकार की सत्ता पर अंकुश लगाना या फिर उसको परिभाषित करने का काम करती है। उस समय हम लोग ये बोले थे कि ये क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये है उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए
कि डेमोक्रेटिक कंट्री में यदि हम लोग गवर्नमेंट के पावर पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं देंगे तो गवर्नमेंट जो है कुछ भी करेगी, अपनी मन का भी कर सकती है, और गवर्नमेंट जो है जो चाहे वो करेगी, अपनी मनमानी करेगी, फिर उसका पावर, गवर्नमेंट का पावर का कोई लिमिट नहीं रह जाएगा और डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाएगा देश में। लेकिन एनसीईआरटी में इसका एक बहुत अच्छा आंसर दिया गया है, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, there is always a possibility that our leaders might misuse their authority. So in order to prevent this misuse of power, constitution puts restriction on the power of the elected representatives. ठीक है, तो नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इस पॉइंट पे ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया और उसी पॉइंट से क्वेश्चन निकल के आ गया जो कि आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हर लाइन में भी एक क्वेश्चन निकल सकता है, हर एक पॉइंट में भी एक क्वेश्चन निकाला जा सकता है। चलिए अब हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देंगे। फीचर्स जैसे विशेषताएं, फीचर्स का मतलब विशेषताएं। तो पहला इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है? इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट एंड डिटेल्ड का मतलब क्या है कि लेंथीएस्ट मतलब बहुत लंबा है और बहुत डिटेल्ड है। भारत के संविधान में हर चीज, हर सिचुएशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं कि किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, क्या करना है, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए, वो सब चीज़ जो है भारत के संविधान में संपूर्ण रूप से व्याख्या किया गया है इस बात का। ठीक है, अगला विशेष बात पे यदि ध्यान दे तो अगला विशेषता ये है कि इट एंश्योर्स सेपरेशन ऑफ पावर। क्या चीज? सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस पॉइंट का, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहला चीज सेपरेशन का मतलब बंटवारा करना, डिवीजन होना या वितरण। ठीक है, सीधे शब्द में समझे तो वितरण, डिवीजन। पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स, सत्ता का विभाजन, बंटवारा। किसके किसके बीच में? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का यदि बात करें, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सरकार के यानी कि गवर्नमेंट के बेसिकली 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? तो सबसे पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी। ठीक है, अब ये तीनों क्या करते हैं इसको समझेंगे। सबसे पहले तो ये जो है हॉरिजॉन्टल डिवीजन है गवर्नमेंट का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट है और ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में भी इन तीनों को जाना जाता है। क्या क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, और तीनों का अपना अलग अलग फंक्शंस है। सबसे पहले लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का वो सेक्शन, गवर्नमेंट का वो पार्ट जो लॉ बनाएगा, उसको हम लोग लेजिस्लेचर के रूप से जानते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव उसी लॉ को लागू करेगा। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। ये लॉ मेकिंग सेक्शन, ये लॉ एनफोर्सिंग सेक्शन, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा। और जुडिशियरी क्या करेगा? जुडिशियरी ये सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ देश में सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, सब कुछ संवैधानिक रूप से चल रहा है कि नहीं। जुडिशियरी इंटरप्रेट्स लॉ, मतलब जुडिशियरी ये सुनिश्चित करेगा सब कुछ लॉ यानी कि संविधान में जो चीज़ जैसे जैसे निर्धारित किया गया है वो चीज़ वैसे ही हो रहा है कि नहीं, कोई भी चीज़ असंवैधानिक तत्व तो कहीं देश में नहीं है, किसी ऑर्गन में तो नहीं है। ये सब चीज़ कौन डिसाइड करेगा? जुडिशियरी डिसाइड करेगा। ये सब चीज़ कौन देखेगा? जुडिशियरी देखेगा। तो ये है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स। ठीक है, चलिए अगला फीचर ये कि इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ फेडरल स्टेट। ऐसे तो फेडरलिज्म आपको स्टैंडर्ड 9 में पढ़ना है, लेकिन फेडरल स्टेट का क्या मतलब होता है इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। फेडरल स्टेट का मतलब या फेडरल राष्ट्र, संघवादी राष्ट्र का मतलब ये होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, कि
जिस देश के सरकार यानी कि गवर्नमेंट का जो है 2 लेवल्स में बांटा गया हो या उससे अधिक लेवल्स में बांटा गया हो, तो भारत में जो है 3 स्तर की सरकार है। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद भी गवर्नमेंट का एक लेवल होना चाहिए, इसको हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। जबकि भारत में 3 लेवल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसी प्रकार की शासन व्यवस्था को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फेडरल स्टेट। ठीक है, फेडरल स्टेट यानी कि फेडरलिज्म। चलिए अगला विशेषता देखें तो अगला विशेषता क्या कहता है? इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सेक्युलर स्टेट, मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत को सुनिश्चित किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा और भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। जैसे कहीं नहीं लिखा गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है या ईसाई राष्ट्र है। ठीक है, भारत का निर्माण इस धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। अब जैसे पाकिस्तान का निर्माण जो है धार्मिक आधार पर हुआ था, जैसे पाकिस्तान में कहा गया था निर्माण होते समय ही कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, वैसे भारत के साथ नहीं हुआ था। भारत एक सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत में क्या है? सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाता है। और सेक्युलरिज्म जो है इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। इसके ठीक बाद वाले चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, जिसमें हम लोग सेक्युलरिज्म के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। अगला फीचर ये है कि इट एंश्योर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी गेन करके फॉर्म हुई है। ठीक है, जब गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में मेजॉरिटी गेन करके फॉर्म होती है, उस प्रकार की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। जनता को मौलिक अधिकार भी प्रदान करने का काम भारत की संविधान करती है। ये भी भारत की संविधान का एक विशेषता है, यह भी भारतीय संविधान का एक विशेष बात है। अब यहाँ पर हमारा सारा फीचर्स समाप्त होता है। सभी बिंदुओं को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। It is one of the lengthiest and detailed constitution. It ensures separation of powers among different organs of the government. It declares India to be a federal state. It declares India to be a secular state. It declares India. It ensures parliamentary form of government in India. It provides fundamental rights to the citizen. ये सभी क्या थे? भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं थी, फीचर्स थी। अब जो है एक प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज इन इंडिया? यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन जो है, कौन सा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है एनफोर्समेंट ऑफ लॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसका उत्तर आपको टिप्पणी करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, सोवेरेनिटी क्या होता है? व्हाट इज सोवेरेनिटी? फ्रीडम टू एस्टैब्लिश न्यू कंट्री, फ्रीडम टू गवर्न वनसेल्फ, पीपल्स गवर्नमेंट या नन ऑफ दीज? तो सोवेरेनिटी को हम लोग जान चुके हैं कि सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता, मतलब फ्रीडम ऑफ टेकिंग वंस ओन डिसीजन, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। और गवर्नमेंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट डिसीजन ही तो लेती है। गवर्न करने का क्या मतलब होता है? गवर्न करने का मतलब है चलाना, निर्णय लेना जनता के लिए, देश के लिए। तो फ्रीडम ऑफ गवर्न, फ्रीडम टू गवर्न वनसेल्फ जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्हाट इज सोवेरेनिटी का। सोवेरेनिटी का अर्थ क्या हो गया? फ्रीडम टू गवर्न वनसेल्फ यानी कि संप्रभुता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इन इंडिया? मतलब कानून के सर्वोच्च स्थान को सुनिश्चित कौन करता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या नन ऑफ दिस? ठीक है,
इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो सब कुछ संवैधानिक रूप से चल रहा है ये निर्धारित करता है। तो उत्तर बहुत सरल है, जुडिशियरी जो है ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ कानूनी रूप से हो रहा है कि नहीं, संवैधानिक रूप से हो रहा है कि नहीं। कहने का मतलब यही है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करता है, इंश्योर करने का काम जुडिशियरी ही करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? जुडिशियरी। और इसी प्रश्न के साथ जो है आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं और इस चैप्टर का जो है पहला सेगमेंट समाप्त होता है। सेकंड सेगमेंट में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल। थैंक यू।